हाय एवरीवन। आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फील्ड के किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एंड थर्ड रहेगा एक सुंदर सा डिवाइस कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़े इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझना होगा, जिससे इस चैप्टर में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स कि किसी सिस्टम में हम एनर्जी 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर बाय हीटिंग और बाय डूइंग वर्क। किसी सिस्टम को एनर्जी देना हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो सिस्टम को आपको गर्म करना होगा या फिर उस पर काम करना होगा। अब सिस्टम को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करेगा, ओके। और उससे अगर हीट लिया जाएगा तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर? वही बात आते हैं कि सिस्टम में अगर हम वर्क करते हैं, अगर सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आप एक पत्थर लीजिए, पत्थर को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाइए, आपको पत्थर को उठाने में काम करना पड़ रहा है। जमीन में रखा हुआ पत्थर कुछ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जो है पत्थर को ऊपर उठा दिए, ओके, तो पत्थर में अब एनर्जी स्टोर हो गया। वो नीचे रखे किसी भी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो ये एनर्जी उसके पास कहां से आया डियर फ्रेंड्स? ये एनर्जी उसके पास आप जो वर्क डन किए है ना, वो इस अर्थ और इस पार्टिकल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुआ। एक कि एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, एनर्जी किसी सिस्टम में स्टोर होता है। तो यहाँ पर अर्थ और पत्थर एक सिस्टम मिलके बना रहे थे, तो इस सिस्टम में आपका एनर्जी क्या हो गया? स्टोर हो गया। अगर एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम में काम करे तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा और सिस्टम खुद काम करे। जैसे एक पत्थर को आप छोड़िएगा तो वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पर सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है। यानी सिस्टम के बीच जो एनर्जी स्टोर था वो अब धीरे धीरे रिलीज होगा। दूसरा बेसिक टर्म है कि कहीं पे नेट चार्ज है, मतलब नेट चार्ज नॉट इक्वल्स टू 0, कहीं पे नेट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आपको बतलाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जरिया है डियर फ्रेंड्स, एक जरिया है जिससे एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। हम जैसे एक चार्ज बॉडी है, मेरे फील्ड में आप कोई एक आदमी है तो वो फोर्स महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना फोर्स महसूस करेगा? हम ये सब पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में हम यही पढ़ रहे थे। फोर्स exerted by electric field on charge of magnitude Q naught will be F equals to Q naught E। अगर कोई चार्ज Q naught पॉइंट P पर है, पॉइंट P पर का इंटेंसिटी E है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? Q naught times E, because intensity is the force on 1 coulomb charge, force on unit charge, ओके। तो इस पॉइंट पर अगर Q कूलम चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? Q naught E। यहां तक तो हम पढ़ चुके चैप्टर 1 में, ओके।
लेकिन किसी चार्ज में फोर्स लग रहा है, तो क्या बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है। ओके, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। बॉडी मान लेते रेस्ट में था, वो एक्सेलरेट हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी इंक्रीज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, बढ़ा। वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब बॉडी मोशन में आ गया। मोशन में आ गया तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि जब बॉडी यहां पे चार्ज है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में, लेकिन इसको समझना है तो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ज्यादा बेहतर होगा। चार्ज डिस्प्लेस हो गया, यानी फोर्स काम किया। दिस इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एंड हेंस बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम फोर्स के इसी इफेक्ट का स्टडी करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, ये तो हम सीखे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करता है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू नॉट। आइए मान लेते हैं कि एक चार्ज प्लस क्यू नॉट है जो किसी पॉइंट ए में बैठा हुआ है, और ये पॉइंट खास है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में है। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज प्लस क्यू नॉट। अब चूंकि प्लस क्यू के फील्ड में प्लस क्यू नॉट है, तो प्लस क्यू जो है प्लस क्यू नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। कितना? एफ इलेक्ट्रिक, ये एफ इलेक्ट्रिक है, या तो कहा जाए कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाए इसको। अभी हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ओके, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम जाने तो सही, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करने सीखे तब तो फिर हम सिखाए डियर स्टूडेंट्स कि कैसे कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए हम ये बेस तैयार कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये बाद में प्रूव करेंगे। तो ये अभी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू इज गिवन बाय क्यू नॉट वेक्टर ई बतलाए हैं। इस पॉइंट का इंटेंसिटी ई क्या है? ई है इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बिकॉज यहां पर आप देखिए कि हम जो फील्ड बनाए हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब वेरी कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है मान लेते हैं वो वेक्टर ई है, तो उस पर प्लस क्यू चार्ज आकर के बैठा, तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ डियर फ्रेंड्स? क्यू ई। ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में एक और चीज जानेंगे कि ये फोर्स डिपेंड्स ऑन ई, और ई इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ई वेरी करेगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ओके, इसका मतलब यहां पर जो ई वेरिएबल है, इस वजह से फोर्स भी वेरिएबल है। तो ये सिचुएशन आ गया वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो अब इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं जो हम लोग एफ डॉट एस लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए है। इस वजह से हम सबसे पहले जहां हमको बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस करना है मान लेते हैं, तो ए से बी तक डिस्प्लेस करने से पहले हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस देंगे। ओके, तो उस सिचुएशन में कितना वर्क डन, ये डीएस क्यों लिया जाता है, ये स्मॉल डीएस क्यों लिया जाता है डियर फ्रेंड्स? ये स्मॉल डीएस इसलिए लिया जाता है कि ये डिस्टेंस, ये दोनों इतने नजदीक है ना, ये दोनों इतने नजदीक है कि इन दोनों में जो फोर्स है वो कांस्टेंट ट्रीट कर सके। मतलब ये दोनों तो बहुत दूर बना दिए, ये आपको समझाने को इतना नजदीक है, मतलब इससे
इससे भी कम दूरी है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसका फोर्स भी इन दोनों के बीच कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आ गया, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएस। ओके, और एफ क्या है? एफ है क्यू नॉट वेक्टर ई, क्यू नॉट वेक्टर ई। ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दिए होंगे कि ये हम आर्क बनाए, ये कर्व है डियर फ्रेंड्स। इसी पॉइंट पर अगर आपको कर्व का डायरेक्शन दिखाना, ये डिस्टेंस है ना, तो यहां पर आप टेंजेंट खींच लीजिए। वही यहां पर भी हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो यहां पर जो हम डॉटेड लाइन से खींचे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर टेंजेंट है, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो समझ में आएगा क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में आप टेंजेंट खींच दीजिए, ये टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि ये कोई भी पाथ लिया है ना, तो वहां भी टेंजेंट खींच देंगे। तो ई और डीएस के बीच कुछ एंगल है, तो वर्क डन वेक्टर एफ डॉट डीएस हो जाएगा। अब एफ के जगह हम लोग क्यू नॉट ई रख दिए हैं, एफ के जगह क्यू नॉट ई हो गया। तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है कि पहले दो नजदीक पॉइंट लीजिए, इतना नजदीक कि एफ कांस्टेंट हो जाए। अब एफ कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए, देन इंटीग्रेट कर दीजिए जहां से जहां तक। तो ये dx किसका कंपोनेंट है? इस पाथ का, AB का। ये जो पाथ AB है उसका छोटा छोटा कंपोनेंट ऐड हो रहा है। कहां से कहां? ये एडिशन, ये छोटा छोटा कंपोनेंट A से स्टार्ट हुआ और कहां तक ऐड होता हुआ जा रहा है डियर फ्रेंड्स? आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा वर्क डन, ई छोटा छोटा वर्क डन, छोटा 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 सब जगह वर्क डन है, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना। तो पूरे पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है, लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी, टोटल वर्क डन टू ऐसा छोटा छोटा वर्क डन को जोड़ना है। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन। तो ऐसा छोटा छोटा वर्क डन को हम लोग जोड़ करके ए से शुरू किए बी तक पहुंचे। वही इंटीग्रेशन ए से शुरू हुआ डियर फ्रेंड्स, बी तक पहुंच गए। ओके, ए से शुरू होके बी तक पहुंच गए। क्यू नॉट ई डॉट डीएस, यही चीज था, सिर्फ इंटीग्रेट कर दी। क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, ई डॉट डीएस, यानी वर्क डन इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई। अब ये लाइन इंटीग्रल, तो आज से पहले जब हम गॉसेस लॉ पढ़े थे तो वहां इंटीग्रेशन सरफेस के ओवर परफॉर्म हो रहा था, उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल कहे थे डियर फ्रेंड्स। यहाँ लाइन के अलोंग परफॉर्म होगा तो इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कहेंगे। समझ में आ रहा है बात, है ना? लाइन इंटीग्रल, व्हेन इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कौन सा है? यहाँ पर लेंथ कौन सा है डियर फ्रेंड्स? ए से बी के अलोंग हो रहा है। तो ये छोटा 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 जो इंटीग्रेशन है ये जुड़ रहा है ए से स्टार्ट होकर बी तक, तो इसी को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। तो कैसे पता चलेगा लाइन इंटीग्रल? यहाँ पर देखिएगा लेंथ का छोटा सा कंपोनेंट होगा लाइन इंटीग्रल, सरफेस का छोटा सा इंटीग्रल होगा सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम का छोटा सा होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, तो अभी हम लोग लाइन इंटीग्रल समझे कि क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से काम, फिर यहाँ पर पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से काम, यहाँ पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से काम। अब चूंकि ये पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है तो हर एक पॉइंट में, फील्ड के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप पाथ खींचिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट और ई के बीच का एंगल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पाथ में लिंक कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पाथ में है तो इसी इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। ओके, तो आने वाला टॉपिक रहेगा, हम लोग शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव होता है। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। The force is said to be conservative if work done by this force first does not depend upon the path
मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एंड दूसरा, यह बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऑल्सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओवर कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो। कंजर्वेटिव field in which work done in moving a body is independent of the path and depends only upon the initial and final position of the body. That is, no matter which path we take, we get the same result, that is same work done between any two given point in that field. Dear friends, इसका मतलब है आप बॉडी को कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स की सहायता से उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चाहे किसी भी पाथ के अलोंग ले जाइए, किसी भी पाथ के अलोंग मूव करवाइए, आपको सेम वर्क डन मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप पाथ कौन सा लिए। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है। तो माना किसी सोर्स चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो सोर्स चार्ज प्लस क्यू है डियर फ्रेंड्स, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो उसी के फील्ड में दो पॉइंट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी है। पॉइंट ए का मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर r1 है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बतलाता है। चार्ज प्लस क्यू को हम ओरिजिन में बैठा दिए हैं। और बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही सिर्फ डिपेंड करता है। तो यहां हम दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्ज Q0 पर वर्क डन कर रहा है, वो भी सिर्फ इस चार्ज का इनिशियल पोजीशन A से फाइनल पोजीशन B पर डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं प्लस Q के फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज Q0 को डिस्प्लेस करने में जो काम होता है वो ये होता है, W वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये कौन वर्क डन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। चार्ज Q0 टाइम्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा मान लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर E और dl है। देखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे होता है, दोनों वेक्टर के पहुंच को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो सर पॉइंट P से Q जाने पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस कर्व के अलोंग, तो ये पॉइंट P को Q से मिलाते हुए एक वेक्टर खींच दिए। ओके, P में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एक वेक्टर खींच दिए, तो ये वेक्टर dl, सॉरी ds नहीं, वेक्टर dl होगा और ये वेक्टर E होगा। ओके, तो मान लेते हैं एंगल दोनों वेक्टर के बीच का कितना है, थीटा है, तो थीटा यहां पे बनेगा। तो यहां पर थीटा एंगल है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो E dl cos थीटा। एज चार्ज डिस्प्लेसेस इट्स पोजीशन वेक्टर चेंज, जैसे ही चार्ज पाथ में डिस्प्लेस करता है P से, P में पोजीशन वेक्टर R है, ये जो है P पर का पोजीशन वेक्टर है R,
जैसे ही वो Q जाता है, जैसे ही वो P से Q की ओर जाता है तो वो डिस्प्लेस किया, हो गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज करेगा, तो यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ये ds वेक्टर से ds नहीं होगा, dl वेक्टर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना होगा। तो ये जो चेंज आया वो किस में चेंज आया डियर फ्रेंड्स, यही है वेक्टर किस में चेंज आया। पहले P पर था तो पोजीशन वेक्टर देखिए R था, P पर था तो पोजीशन वेक्टर R था। अब Q पर गया तो पोजीशन वेक्टर R से कुछ कम हो गया, इस डायरेक्शन में कम हुआ, इसी को हम लोग dr कहते हैं। ओके, तो जैसे ही बॉडी P से Q डिस्प्लेस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज कर जाता। तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या किए, mn परपेंडिकुलर OP खींचा, है ना। यहां पॉइंट M है, OP पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको, ये M नहीं है, ये वाला M है, तो आपको क्या मिलेगा, इतना सा फर्क आ गया। P में था तो पोजीशन वेक्टर ये था, Q में पहुंचा तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो इतना सा चेंज आया। चेंज किधर आया, ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, ये Q है। ओके, P से Q तक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, PQ को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर खींचे, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से परपेंडिकुलर खींचे तो ये आपका हो गया dl, ये आपका हो गया dl और ये हो गया dr। तो अब dl और dr में रिलेशन बैठाएंगे, ये एक और फॉर्मूला निकलेगा। तो ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। अब यहां पे राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो राइट ट्राइंगल PMN में, राइट ट्राइंगल PMN में क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब cos क्यों लिए, क्योंकि EDL cos थीटा है ना। पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो इसको नहीं, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड क्या है, DL, और बेस का मैग्नीट्यूड क्या है, DR। ओके, समझ में आया। तो ये आपका PN बराबर PN आपका देखिएगा DR है, मैग्नीट्यूड DR, और PM आपका DL, cos एंगल है पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस DL cos थीटा होता है, यानी DL cos थीटा के जगह माइनस DR आप प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया, क्योंकि L का ज्योमेट्री हमको मालूम नहीं है। जैसे ये सर्कल होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, इसका कोई भी शेप ना हो सकता है। तो अब इसको कैसे, इस लेंथ को हम लोग निकालेंगे, कोई भी शेप। लेंथ मतलब इंटीग्रेशन DL का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन DL का मतलब हो गया कि इस पूरे पाथ का लेंथ। ओके, तो क्या होगा, नहीं निकाल पाएंगे। प्लस E पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो वो भी इंटीग्रेशन, वो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से बाहर वो भी नहीं आएगा। तो E वेरी कर रहा है, ये जो Q0 है डिफरेंट पॉइंट पर जाएगा, तो उसका पोजीशन बदलने के वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट लगेगा। तो E पर उसका, जब P पर था चार्ज तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो ये E कितना होगा डियर फ्रेंड्स, तो E एट P इक्वल्स टू, यहां पर क्या था, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय सोर्स चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, तो ये R, EP इक्वल्स टू KQ बाय R। तो देखिए R पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हमको बदलना पड़ा DL को DR। ओके, DL cos थीटा की जगह हम लोग DR और माइनस बैठा दिए। देखिए ये भी एक फॉर्मूला मिल गया है ना, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस Q0 RA से RB E DR। ओके, ये सब फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज होने वाला है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। अब जब चार्ज पॉइंट P पर था तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना काम कर रहा था, तो सभी वैल्यू को बैठा देंगे, माइनस Q0, E का वैल्यू बैठा दिए और DR अपना DR एज इट इज रह गया।
अब जो कांस्टेंट थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, इसी का तो फील्ड है जो कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। तो माइनस Q नॉट, माइनस ये वाला माइनस आया, यहां पर जो माइनस था उस माइनस को हम लिखे हैं, माइनस Q नॉट। अब यहां देखिए, अभी तक हम A टू B लिख रहे थे, A टू B लिख रहे थे, लेकिन यहां पे dr है। व्हाट इज dr? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब आपका जो इंटीग्रल परफॉर्म हो रहा है, इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है वो r के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज r? पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर जो लिमिट्स लिखाएगा वो पोजीशन वेक्टर ही लिखाएगा। किसका पोजीशन वेक्टर? तो चार्ज Q नॉट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का पोजीशन R1 बतला रहा है और पॉइंट बी का पोजीशन R2 बतला रहा है। तो ए से बी जाने का मतलब, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का मतलब, अगर ये dr यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां चेंज कर रहा है चार्ज Q नॉट के चलने पर? RA से RB तक, R1 है ना, R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। R1 से R2 लिख लीजिएगा, या तो यहीं पे सुधार दीजिए, यहां पे आप फिगर में ही इसको RA मान लीजिए, इसको RB मान लीजिए। तो ये RA यहां पर भी और RB यहां पर भी, इसको सुधार लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, है ना। तो लिख लीजिएगा, तो RA से RB। अब इंटीग्रेट करेंगे, जितने कांस्टेंट थे सबको बाहर निकाल दिए। क्यों कांस्टेंट कैसे पता चला? ये dr है, तो सिर्फ r वाले फंक्शन ही अंदर रहेंगे, जो r के फंक्शन हो गए, तो बाकी सब बाहर निकल गया, सिर्फ r वाला फंक्शन ही यहां रह गया। तो 1/r² को r टू द पावर -2 कहेंगे। इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n dx। देखिए dx है तो x, तो यहां dr है तो r, n के जगह -2 है तो x का पावर n + 1 यानी -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय n + 1 यानी -1। n के जगह -2 है। अब ये -1 और ये माइनस मिलकर के डियर फ्रेंड्स प्लस हो गया। बचा क्या? 1, r का पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/r। 1/r में अब इसमें एक बार अपर लिमिट RB रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट RA रखेंगे। ओके, इस तरह से क्या देखे कि ये क्या था? WAB, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू डिस्प्लेस चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी चार्ज Q नॉट को Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने में वर्क डन है। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज, टेस्ट चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर, मीडियम पर, और पोजीशन ऑफ B, पोजीशन ऑफ A। यहां पर पाथ का कुछ चीज नहीं दिया हुआ है, पाथ का कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पोजीशन ऑफ B और पोजीशन ऑफ A। मतलब जो वर्क डन है बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस करने में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? बॉडी का इनिशियल पोजीशन और बॉडी का फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। यही तो डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स कंजर्वेटिव फोर्स का, कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप A से B तक चार्ज Q नॉट को डिस्प्लेस किए, अब ऐसे भी डिस्प्लेस किए तो वही वर्क डन हुआ जो इधर से डिस्प्लेस करने पर वर्क डन हुआ, जो इस ऐसे डिस्प्लेस करने पर वर्क डन हुआ। मतलब आप किसी भी पाथ के अलोंग चार्ज Q नॉट को डिस्प्लेस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इससे पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। एक और तरीके से आप निकाल सकते थे, WAB निकाले, उसी तरह से WBA निकालते, तो यहां पे WBA भी निकाल सकते थे। जैसे इतना नहीं भी दिखाते तो सीधा सीधी लिखते WBA। तो इसमें क्या लिखा था? -Q नॉट इंटीग्रेशन RB से RA, और बाकी सब सेम होता। तो यहां पर क्या आ जाता है डियर फ्रेंड्स? यहां पे क्या आ जाता है? 1/RA, इधर पे 1/RA माइनस 1/RB, और दोनों को जोड़ देते तो WA से B प्लस WB से A इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप A से
बी पहुंचे, आप ए से बी पहुंचे, उसका वर्क डन W ए बी निकला 1/RB माइनस 1/RA। अब फिर ए बी से ए पहुंचे तो यहां W BA मिला। ओके, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन हुआ डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो गया, जोड़ने पर 0 आ गया। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स का ही डेफिनेशन है। ओके, और इस फील्ड को, फोर्स के इस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो इससे यह भी प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है।